एक वक्त था जब गुड़गांव अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से नहीं बल्कि बंजर पड़े खेत और सुनसान रास्तों के लिए जाना जाता था। ये वो शहर हुआ करता था जहां शाम के वक्त जाने के लिए दुगना किराया देना पड़ता था। इतना ही नहीं, कई लोग तो शाम को यहाँ पर जाने से भी डरते थे। पर तभी यूपी से एक ऐसा आदमी आया जिसने गुड़गांव की शक्ल बदल कर उसे एक नई पहचान दी, जिसने गुड़गांव को सिटी ऑफ मिलेनियम बनाया। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि केपी सिंह थे। तो चलिए जानते हैं कौन है केपी सिंह और कैसे उन्होंने गुड़गांव के वीरान इलाके को स्मार्ट सिटी में बदल दिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 19 नवंबर 1929 को, जब यूपी के बुलंदशहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में खुशहाल पाल यानी के केपी सिंह पैदा हुए। केपी सिंह के फादर चौधरी मुख्तार सिंह लॉयर थे और माँ एक हाउसवाइफ। अपनी प्राइमरी स्टडीज एक मदरसे से करने के बाद 1939 में उन्होंने डीएवी से 12th पास किया और फिर ग्रेजुएशन के लिए साल 1945 में मेरठ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर वहाँ कुछ ही हफ्ते बीते थे कि तभी केपी सिंह की लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल केपी सिंह के एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम भोपाल सिंह था। उन्होंने बिना केपी सिंह को बताए उनके नाम से इंग्लैंड में एयर सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटी के इंजीनियरिंग कोर्स के लिए उनका एप्लीकेशन डाल दिया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि केपी सिंह उसके लिए सिलेक्ट भी हो गए थे। पर केपी को पता था कि उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड जाने की उम्मीद छोड़ दी। पर जब उनके माता पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और केपी को इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में कुछ महीने बिताने के बाद केपी की मुलाकात जूली से हुई, जो कि एक रिच और रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। जूली की वजह से केपी की मुलाकात इंग्लैंड के कई दिग्गज लोगों से हुई, जिसके चलते उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। धीरे धीरे केपी और जूली की दोस्ती प्यार में बदली और केपी ने तय किया कि वो जूली से शादी करके इंग्लैंड में ही सेटल हो जाएंगे। पर डेस्टिनी ने केपी के लिए कुछ और ही सोच रखा था, इसलिए ऐसा कुछ होता है। उससे पहले ही उनकी मुलाकात इंडियन आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह वडालिया से हो गई, जिन्होंने केपी को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को कहा। पर केपी ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाने लगे। हालांकि उनका बहाना कोई भी काम नहीं आया और उन्हें जूली से रिश्ता तोड़कर वापस भारत आना पड़ा। इंडिया आकर केपी सिंह बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो खुश रहें, पर ऐसा करने में उन्हें काफी मुश्किलें हो रही थी। इन्हीं सब के बीच उनकी मुलाकात इंदिरा सिंह से हुई, जो लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी रघवेंद्र सिंह की बेटी थी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे कि 6 मार्च 1954 में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद 1959 में केपी के फादर इन लॉ ने उन्हें अपना फैमिली बिजनेस डेली लैंड फाइनेंस यानी कि डीएलएफ ज्वाइन करने का ऑफर दिया। अपने फादर इन लॉ की बात मानकर केपी उनका बिजनेस संभालने लगते हैं। उधर 1950s के दौरान डीएलएफ ने दिल्ली में जमीनें खरीदी और वहां 22 अर्बन कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, जिसमें रजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश और हौज खास जैसे कई नाम शामिल हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पर 1957 में दिल्ली गवर्नमेंट द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट लेकर आई, जिसके चलते कोई भी प्राइवेट डेवलपर दिल्ली में जमीन नहीं खरीद सकता था। मौके की नजाकत को देखते हुए केपी सिंह ने दिल्ली के आसपास के इलाकों में जमीन खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें एक शहर गुड़गांव भी था। दिल्ली के पास होने की वजह से गुड़गांव कंपनीज और रेजिडेंट्स के लिए एक परफेक्ट लोकेशन थी, इसलिए उन्होंने तुरंत किसानों से बात करना शुरू कर दिया। एक दिन वो किसानों से बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है, जो किसी और की नहीं बल्कि राजीव गांधी की थी। जब राजीव गांधी ने केपी सिंह से पूछा कि आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं, तब केपी ने उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो राजीव गांधी को इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उनके साथ मीटिंग फिक्स कर ली। इस मीटिंग के बाद अप्रैल 1981 में केपी को 39 एकर्स के डेवलपमेंट के लिए लाइसेंस मिल गया, जिसके लिए केपी ने सबसे पहले 700 किसानों से बात की और उन्हें एक लैंड की अच्छी कीमत के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और हॉस्पिटल में अच्छे ट्रीटमेंट देने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को भी ऑफर दिया कि वो अपनी बंजर जमीन बेचकर कोई फर्टाइल लैंड भी खरीद सकते थे। किसी तरह किसान तो मान गए, पर केपी के सामने अब एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इतने बड़े डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों की व्यवस्था करना, और इसमें केपी का साथ उनके फादर इन लॉ ने दिया। उन्होंने किसानों से बात की, जो पैसा हम आपको लैंड के बदले दे रहे हैं उसमें से 90% आप हमें वापस उधार दे दें, और जैसे जैसे कंपनी को प्रॉफिट होगा वो आप लोगों के पैसे वापस कर देगी। ये सब कुछ था तो बहुत मुश्किल, पर किसी तरह किसान माने और केपी को पैसे मिल गए। जिसके बाद केपी साउथ कोरिया और मलेशिया गए और वहां से उनके डेवलपमेंट मेथड सीख कर वापस गुड़गांव आ गए। उन्होंने 1982 में डीएलएफ सिटी के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया, जिससे उनको इतना फायदा होने लगा कि वो किसानों से लिए कर्ज को धीरे धीरे करके उतारने लगे। 1983 में कंपनी बहुत तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर 1986 में जब बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने तो डीएलएफ के खराब दिन शुरू हो गए। दरअसल बंसीलाल केपी सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक समय था जब ये दोनों अच्छे दोस्त थे, पर फिर इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसलिए जब बंसीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उन्होंने तय किया कि वो डीएलएफ को बर्बाद कर देंगे, और उन्होंने सबसे पहले डीएलएफ के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो केपी सिंह को जेल भेजने तक की व्यवस्था भी कर ली थी। पर राजीव गांधी की मदद से ये बात केपी सिंह को पता चल गई और उनकी सुरक्षा के लिए उनके चाचा ने उन्हें दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में छिपा दिया।
केपी सिंह निराश हो चुके थे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डीएलएफ की इमेज मार्केट में इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग इसे कंपनी में लगाए पैसे को वापस मांगने लगे थे, जिसके चलते केपी सिंह ने तय किया कि जो लोग रिफंड मांग रहे हैं उन्हें दे दिया जाए। इसके बाद जब 19 जून 1987 को बंसीलाल की जगह देवीलाल को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तब केपी सिंह को उम्मीद की एक किरण नजर आई। नए सीएम की मदद से केपी ने अपने कैंसिल हुए लाइसेंस को वापस रिस्टोर कराया और फिर से काम शुरू किया। धीरे धीरे डीएलएफ की गाड़ी पटरी पर आने लगी, पर 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या की खबर आती है तो केपी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 1996 में बंसीलाल फिर से हरियाणा के सीएम बन के केपी के लिए मुसीबत खड़ी करने लगे। दरअसल दिल्ली, फरीदाबाद और जयपुर से आने वाले ट्रैफिक को कम करने के लिए देवीलाल की सरकार ने NH8 के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, जिसकी वजह से गुड़गांव की कनेक्टिविटी बढ़ती और साथ ही डीएलएफ को फायदा भी होता। पर बंसीलाल ने अपनी चाल चलते हुए 1998 में इस प्रोजेक्ट को बंद करा दिया। आखिर में जब बंसीलाल 1999 में असेंबली इलेक्शन में हार गए, तब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के नए सीएम बने, जिसके बाद 2003 में उन्होंने NH8 के प्रोजेक्ट को वापस शुरू करवाया। इसकी वजह से दिल्ली और गुड़गांव की दूरी तो कम हुई ही, साथ ही कई कंपनीज ने गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री भी स्टार्ट कर दी और इस तरह से केपी सिंह ने बंजर पड़ी जमीन को एक स्मार्ट सिटी में बदल दिया। आज गुड़गांव में मारुति, अमेरिकन एक्सप्रेस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी न जाने कितनी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही कॉमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।